महेंद्र की बात सुनकर छोटू ने हल्की परेशानी के साथ सवाल किया, लीडर, क्या मीरांश दल के योद्धा बहुत ज्यादा ताकतवर हैं? इस पर महेंद्र ने उसे समझाते हुए बताया, मीरांश दल की नई पीढ़ी में जो सबसे ताकतवर योद्धा हैं वो हैं उनके 3 राजकुमार और 8 सेनापति। दरअसल मीरांश दल 8 हिस्सों में बटा हुआ है ध्रुव, और हर हिस्से के सबसे ताकतवर योद्धा को सेनापति कहा जाता है। रही बात 3 राजकुमारों की, तो वो पूरे दल के सबसे काबिल नई पीढ़ी के योद्धा हैं, जिन्हें खुद मीरांश दल के तीनों लीडर्स ट्रेन करते हैं। बल्कि सिर्फ मीरांश दल में नहीं, पूर्वी हिस्से की नई पीढ़ी में भी वो सबसे काबिल योद्धाओं में गिने जाते हैं। इस बारे में सुनकर छोटू के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखने लगी, जिसके बाद उसने इस बारे में सोचना शुरू किया। उसे ये पता था कि मीरांश दल के तीनों लीडर्स पूर्वी हिस्से के सबसे ताकतवर योद्धाओं में गिने जाते थे। ऐसे में उनके सिखाए गए योद्धा तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते। इतने में महेंद्र ने छोटू के चेहरे की परेशानी देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, महान दलों की टक्कर में अगर तुम्हारा सामना इन तीनों में से किसी से भी हो जाए तो बहुत संभल कर रहना। हाँ, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। सालों पहले मेरे गुरु यमन ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस वक्त के 3 राजकुमारों में से एक को खत्म कर दिया था, जबकि दूसरा बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था। इसलिए तीसरे राजकुमार को अपनी जान बचाकर भागना पड़ गया था। ये सुनते ही छोटू दंग रह गया और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वाकई बुजुर्ग यमन कुछ ज्यादा ही खूंखार योद्धा थे, तभी तो यावर दल में आज तक उनका नाम इतनी इज्जत के साथ लिया जाता था और हर योद्धा उनके जैसा ही बनने का ख्वाब देखा करता था। बुजुर्ग यमन के किस्सों के बारे में सुनकर ही छोटू की रगों में बहता खून और तेजी से बहने लगा। इतने में महेंद्र की बात समझते हुए छोटू ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद महेंद्र ने अपना हाथ लहराते हुए कहा, आने वाले आधे साल का पूरा फायदा उठाकर ट्रेनिंग करो ध्रुव। महान दलों की टक्कर में तुम्हारा लक्ष्य है सबसे अलग दिखना नहीं, बल्कि अपने दल के बाकी योद्धाओं की रक्षा करना होना चाहिए। याद रखना, सबसे ताकतवर वो नहीं जो सबसे ज्यादा जिंदगियां खत्म करे, बल्कि सबसे ताकतवर तो वो होता है जो सबसे ज्यादा जिंदगियां बचाता है। महेंद्र की बात समझते हुए छोटू ने और देर वहां पर रुकना ठीक नहीं समझा, बल्कि वो तो अपने हाथों को जोड़कर इज्जत के साथ वहां से जाने लगा। महेंद्र देखते रहे कि कैसे छोटू उस कमरे से बाहर निकल रहा था, जिसके बाद वहां भरने लगे। ना चाहकर भी उन्हें छोटू और अपने गुरु यमन में काफी चीजें एक जैसी दिखती थी। देखते ही देखते रात हो गई और यावर दल के आसपास फैला कवच और मजबूत कर दिया गया। इस दौरान एक जवान लड़का अपने कमरे में बैठा हुआ था और अपने दोनों हाथों से अजीबोगरीब सील्स बनाता जा रहा था। उसके इस तरह सील बनाने पर शक्तियों की रहस्यमयी लहरें कमरे में फैलती जा रही थी, जिसके बाद छोटू अचानक रुक गया। इस तरह रुकने के बाद वो अपने माथे को रगड़ने लगा, क्योंकि अचल पत्थर का इस्तेमाल करने पर उसकी बहुत सारी अंदरूनी शक्तियां एक ही बार में खत्म हो जाती थी। भले ही छोटू 5वें पड़ाव का पंचतत्व तांत्रिक बन गया था, लेकिन इसके बावजूद महज 2 बार में ही उसकी पूरी अंदरूनी शक्तियां खत्म हो गई थीं। ऐसे में वो सोच भी नहीं सकता था कि उस अचल पत्थर पर महारत हासिल करने पर उसे किस कदर अंदरूनी शक्तियों की जरूरत पड़ती। हेलो गाइस, अगर आपको भी सबसे छोटू ने गहरी एपिसोड सोच में पड़ते चाहिए हुए कहा, टेलीग्राम के सर्च बार में लगता जाकर है कि सर्च मुझे करो जल्द किसी सुपर ऐसे योद्धा तरीके के बारे में पोकेट सोचना एफएम होगा कंप्लीट सर्च जिससे करना, मैं अपनी तब एक अंदरूनी चैनल आएगा शक्तियां 17,300 वाला, तेजी से शायद बढ़ा सकता सबसे हूं। ऊपर आएगा वो, चाहे छोटू तो की उसी शक्तियां को ज्वाइन 6वें करना। पड़ाव और पर हाँ, थी, ये है लेकिन ना उसकी एपिसोड अंदरूनी गोजो शक्तियां ने तो 5वें डाला है पड़ाव पर ही थी। डोनेशन लेके ऐसे अपने में चैनल छोटू को पे। अपनी बाकी जो अंदरूनी किंग शक्तियों को आदरस जो बढ़ाने ये पर बंदे खास डोनेशन ध्यान लेते देना हैं ना, पड़ता। वो फेक ये डोनेशन सोचकर ले रहे हैं। छोटू अपनी ओनली आंखें बंद डोनेशन करने ही वाला 17,000 था वाले कि चैनल पे अचानक उसे रियल अपने हो रहा शरीर है, से बाकी कुछ चूतियों को पैसा महसूस मत होने दो। लगा। इसके तुरंत बाद उसके शरीर से निकलती सुनहरे रंग की रोशनी उसके सामने आ गई, जिसे देखकर छोटू हैरान रह गया। धीरे धीरे उस सुनहरी रोशनी में उसे एक बड़ा ही पहचाना चेहरा बनते हुए दिखाई देने लगा, जिसे देखते ही छोटू ने कहा, ध्रुव भैया, आप? दरअसल छोटू ये नजारा देखकर दंग रह गया था, क्योंकि उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उस सुनहरी रोशनी में उसे ध्रुव शौर्य की शक्ल दिखेगी। ये रोशनी असल में ध्रुव शौर्य की अंदरूनी शक्तियों से निकल रही थी, जो उसने छोटू के शरीर में छोड़ी थी। लेकिन इतने वक्त से इन शक्तियों में कोई हलचल नहीं हुई थी, जिस वजह से छोटू इस बारे में भूल भी गया था। इस दौरान सुनहरी रोशनी में दिखते ध्रुव शौर्य ने छोटू की तरफ देखकर पूछा, कैसा है तू छोटू? और यावर दल तेरा अच्छा ध्यान तो रख रहा है ना? कहीं तेरी किसी से दुश्मनी तो नहीं हो गई? इस पर छोटू ने एक पल खुश रहने के बाद हल्की मायूसी के साथ जवाब दिया, आखिरकार याद आ ही गई आपको अपने छोटे भाई की। मुझे तो लग रहा था कि ना जाने आप और निंजा मुझे भूल तो नहीं गए। वैसे कहाँ हो आप दोनों, और अब तक कोई खबर क्यों नहीं दी आपने मुझे? ये सुनते ही ध्रुव शौर्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, छोटू इतना नाराज मत हो, तुझे हमारी खबर मिले ना मिले, हमें तो तेरी खबर मिलती रहती है। हम इसलिए तुझसे इतने दूर आए हैं ताकि मैं निंजा को ताकतवर बना सकूं। छोटू, मेरे पास तेरे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि मैंने जायरन के बारे में पता किया था, एक बुजुर्ग से, जो दूसरी दुनिया में हो रही हलचल को अपनी दूरबीन से देखते हैं। भले ही पहले के मुकाबले अबीसिया में हरकतें काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन जायरन के अच्छी तरह जागने में अभी भी काफ़ी वक्त बाकी है। रही बात बुरी खबर की, तो वो ये है कि निंजा
जख्मी हो गया है। जहां ध्रुव की अच्छी खबर सुनकर छोटू चैन की सांस ले रहा था, वहीं आखिरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी नजर आने लगी। उसने हड़बड़ा कर कहा क्या हो गया निंजा को? वो ठीक तो है ना भैया? इस पर ध्रुव ने आह भरते हुए उसे बताना शुरू किया। कुछ दिन पहले जब मैं बुजुर्ग के पास गया था जायरन का पता लगाने, तब निंजा इस जंगल की गहराई में चला गया और इसे बेशकीमती खजाना भी मिल गया। लेकिन उस खजाने की रखवाली करते ताकतवर योद्धाओं ने निंजा से लड़ते हुए इसे जख्मी कर दिया। वो तो अच्छा है कि हमारा निंजा काफी ताकतवर है, इसलिए पिछले 2 दिनों में इसके जख्म काफी हद तक ठीक हो गए हैं। ये सुनकर छोटू ने राहत की सांस ली कि निंजा हेलो ठीक गाइस, हो अगर गया आपको था। भी सबसे पर पहले उसके चेहरे पर एक एपिसोड सवाल चाहिए, दिखाई देने टेलीग्राम लगा, के सर्च जो बार उसने में ध्रुव से जाकर पूछ सर्च लिया। करो सुपर योद्धा भैया, पॉकेट अब एफएम आप क्या करना कंप्लीट चाहते हैं? सर्च और करना, छोटू तब ने एक जब ये चैनल आएगा सवाल किया, 17,300 तो वाला, ध्रुव की शायद आंखों में एक सबसे अजीब सी ऊपर चमक आएगा आ वो, गई, तो जिसके साथ उसी को उसने ज्वाइन हंसकर करना। कहा, और हाँ, ये है करना ना क्या है? एपिसोड मुझे गोजो क्या ने लगता है डाला है कि कोई हमारे डोनेशन छोटे लेके भाई को अपने जख्मी चैनल पे। करेगा बाकी जो और किंग हम इस आदर्श बात को जो ये इतनी बंदे आसानी से डोनेशन भूल लेते जाएंगे? हैं ना, वो फेक हमें उनसे डोनेशन बदला ले रहे हैं। लेना होगा ओनली छोटू। डोनेशन वैसे 17,000 तो मेरी वाले शक्तियां चैनल पे काफी बढ़ रियल हो गई रहा हैं, है, बाकी लेकिन चूतियों अभी को भी मैं पैसा पूरी मत दो। तरह मार्कस की शक्तिदेव रैंक जितनी शक्तियों पर नहीं पहुंचा हूं। और तो और इस बार हमारे सामने जो दुश्मन है वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर है छोटू। उनके पास कुदरत के बहुत से खजाने और अनोखी तकनीकें हैं, जिनसे निपटने के लिए हम तीनों भाइयों को एक साथ आना होगा। तेरा यहाँ आना तेरे लिए फायदेमंद भी साबित होगा, क्योंकि निंजा को जो खजाना मिला था वो तेरे लिए बहुत असरदार साबित होगा। ऐसे में हम आखिर दूसरों को इसका फायदा उठाने कैसे दे सकते हैं? हाँ, लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा कि तू अकेले यहाँ मत आना, बल्कि एक खास चीज को अपने साथ लेकर आना। मुझे पता चला है कि एक खास अनहद खजाना है जो हमारे दुश्मनों की अनोखी तकनीक को तोड़ सकता है। वो अनहद खजाना है दैव्य वीणा, जिसकी तरंगों से शैतानी शक्तियों का विनाश हो जाता है। ये वीणा शायद आसमानी हिस्से के पास है, जिसे हासिल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि महान दलों के लिए भी ऐसा अनहद खजाना बेशकीमती होता है। कोशिश करना अगर तू उसे कुछ वक्त के लिए उधार में ले सके। अगर तू इसमें नाकाम हुआ तो मैं किसी दूसरे तरीके के बारे में सोचता हूँ, लेकिन अगर तू दैव्य वीणा को हासिल करने में कामयाब हो गया तो तेजी से 40,000 तिलिस्मी जानवर पहाड़ी पर आ जाना। यहाँ आते तुझे मेरी अंदरूनी शक्तियों की मदद से हमारा पता चल जाएगा। ये सुनकर छोटू ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो देखने लगा कि कैसे सुनहरी रोशनी में दिखता चेहरा धीरे धीरे गायब होने लगा। जब वो पूरी तरह से गायब हुआ तो छोटू के जहन में हजारों बातें एक साथ चलने लगी। आखिर मैं दैव्य वीणा कैसे हासिल करूं? अनहद खजाना कोई आत्माई खजाना तो है नहीं, जिसे हासिल करने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। और मैं इस वीणा के लिए जाऊं किसके पास? अगर गलती से भी इस वीणा को कुछ हो गया तो आसमानी हिस्से को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा जिसकी भरपाई करना भी नामुमकिन होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसे मामले में खुद लीडर महेंद्र मेरी मदद करेंगे। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, जरीना से मदद मांगने का। इस तरह सोचने के बाद छोटू को समझ आया कि वो इस मामले में सिर्फ जरीना पर भरोसा कर सकता था। पर वो कुछ दिनों से जरीना से मिला नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वो मानेगी भी या नहीं। पर जिस फिक्र के साथ ध्रुव ने छोटू से बात की थी, उससे छोटू समझ गया कि ध्रुव और निंजा के सामने जो दुश्मन थे वो जरूर बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इसलिए छोटू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जरीना उसकी गुजारिश पर क्या कहने वाली थी। चाहे कुछ क्यों ना होता, छोटू को कोशिश तो करनी ही थी। इस ख्याल के साथ ही छोटू अगले दिन जरीना के सामने पहुंच गया। वो देख रहा था कि उसके आसपास आसमानी हिस्से के बहुत से लोग मंडरा रहे थे। जब उन लोगों ने छोटू और जरीना को एक साथ देखा तो लोगों के चेहरों पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। वहीं छोटू को अपने पास आते देख जरीना ने उससे कहा, क्या बात है, आज तो सूरज पश्चिम से निकल आया। आखिरकार वक्त मिल ही गया तुम्हें मुझसे मिलने का। तभी छोटू मजबूरी भरी मुस्कुराहट के साथ मनी मन सोचने लगा कि आखिर जरीना का गुस्सा इतना खराब क्यों था। लेकिन क्योंकि उसे जरीना की मदद चाहिए थी, इसलिए वो कहने लगा, मेरे जख्म तो तुम जानती हो जरीना, मैं ट्रेनिंग करते हुए उन्हें ठीक करने में लगा था। अब जो कि मेरे जख्म पूरी तरह से ठीक हो गए, इसलिए मैं तुरंत तुमसे मिलने आ गया। ये कहते वक्त छोटू को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि ऐसा पहली बार था जब वो किसी से इस तरह से बात कर रहा था। वहीं छोटू की बात सुनकर जरीना ने तुरंत उससे कहा, मुझसे मिलकर तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, समझे ना? ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे मिलने को तरसते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर ट्रेनिंग करो। लेकिन छोटू मजबूरी के साथ वहीं खड़ा हुआ था। अपना मजाक बनवाने के बावजूद वो वहां से नहीं जा सकता था। ये देखकर जरीना ने कुछ सोचना शुरू किया, जिसके बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर मुझसे कोई काम होगा, तभी तो तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए। तो बताओ क्या काम है? जरीना की बात से छोटू वहां भरने लगा, क्योंकि जरीना ने इतनी जल्दी पकड़ लिया था कि छोटू के वहां आने के पीछे जरूर कोई इरादा था। तभी छोटू ने आसपास नजरें घुमाई, ये देखने के लिए कि कहीं कोई उनकी बात तो नहीं सुन रहा था। फिर जब उसे इस बात पर यकीन हो गया कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था, तो उसने जरीना के करीब आकर धीमी आवाज में कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जरीना, एक चीज कुछ वक्त के लिए उधार में लेने के लिए।
और छोटू की बात सुनते ही अचानक जरीना के चेहरे पर हैरानी और परेशानी दोनों साथ में नजर आने लगी, जिसके साथ उसने कहा, और वो कौन सी चीज है जिसे उधार लेने के लिए हिस्सों की टक्कर के विनर को मेरी जरूरत पड़ गई? इस पर छोटू के चेहरे पर थोड़ी झिझक दिखाई देने लगी, लेकिन फिर उसने गहरी सांस लेकर पूछा, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुझे आसमानी हिस्से की दैव्य वीणा दिला सकती हो? वहीं छोटू की इस गुजारिश पर जरीना के चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। वो एक पल तो कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि वो जानती थी कि एक अनहद खजाना कितना बेशकीमती और जरूरी होता था। यहाँ तक कि खुद आसमानी हिस्से के योद्धा उस दैव्य वीणा को देख तक नहीं पाते थे, और छोटू से उधार में कुछ दिनों के लिए लेना चाहता था। अगर कोई और ये गुजारिश करता तो जरीना बिना सोचे ही मना कर देती, लेकिन क्योंकि गुजारिश करने वाला छोटू था, इसलिए वो गहरी सोच में पड़ गई। तभी छोटू ने हिम्मत जुटाकर चेहरे पर मजबूरी दिखानी शुरू की और जरीना से आगे कहा, जरीना, मुझे वो चीज जल्द से जल्द चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इस पर जरीना ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया, लेकिन बुजुर्ग सलार इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। दैव्य वीणा हमारे आसमानी हिस्से का सबसे बेशकीमती खजाना है, बल्कि कभी कभी तो दूसरे बुजुर्गों ने भी वो उधार में मांगने की कोशिश की थी, जिसके लिए बुजुर्ग सलार ने साफ मना कर दिया था। यह सुनकर छोटू ने हल्की झिझक के साथ कहा, इसलिए तो मैं इस मामले में तुम्हारी मदद चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर कोई ये काम कर सकता है तो वो तुम ही हो जरीना। लेकिन जरीना इतनी आसानी से छोटू की बात मानने वाली नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत कहा, अच्छा तो तुम मेरी मदद पाकर चुपके से वो दैव्य वीणा हासिल करना चाहते हो? लेकिन एक बात बताओ कि मैं आखिर तुम्हारी मदद करूं ही क्यों? तुम तो मुझसे मिलने तक में झिझकते हो। जरीना की बात पर छोटू ने मजबूरी भरी आवाज में कहा, देखो, मैंने तुम्हारी नीरजा दीदी को आने वाली महान दलों के टक्कर में लीडर बनाने की गुजारिश की थी। मेरे ख्याल से उसके बदले में इतना तो किया जा सकता है ना? ये सुनते ही जरीना ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मुझे याद है कि तुमने मुझे मुकाबला हराने के बाद किस तरह सभी के सामने चिढ़ाया था, इसलिए मेरी दीदी की गुजारिश करना तुम्हारी उस बेवकूफ़ी का हर्जाना था। ऐसे में अब मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जब जरीना उसकी बात मान ही नहीं रही थी तो छोटू थोड़ा नाराज होने लगा। आखिर बात उसके भाई जैसे निंजा के जख्मी होने की जो थी, लेकिन फिर छोटू ने अपना गुस्सा काबू किया, क्योंकि जरीना का सवाल जायज था। वो छोटू को इतनी अनोखी चीज आखिर कैसे दिला सकती थी? इस वजह से छोटू के चेहरे का रंग बदलने लगा, जिसके बाद उसने आह भरते हुए मजबूरी और मायूसी के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, और इस मुश्किल से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढता हूं। ये कहकर छोटू मायूसी के साथ वहां से जाने लगा, लेकिन तभी जरीना ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुको, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली हूं, और मेरी बातों से तुम्हें गुस्सा तो आ रहा होगा, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप उसे निगलते जा रहे हो। इसका मतलब तो दाल में जरूर कुछ काला है। तुम्हें इतनी बड़ी मुश्किल में देखकर सच कहूं तो मुझे उतना भी मजा नहीं आ रहा है जितना कि मुझे आना चाहिए था। ऐसा करो, मेरे पीछे आओ। इतना कहकर वो पीछे मुड़ी और उसने चलना शुरू कर दिया। जरीना को ऐसा करते हुए देख छोटू पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, जिसके बाद थोड़ी झिझक के साथ वो उसके पीछे जाने लगा। वो दोनों तेजी से आगे बढ़ते हुए आसमानी हिस्से के दरबार के सामने पहुंच गए। फिर अंदर जाकर वो आसमानी दरबार के सबसे गहरे हिस्से में चले गए, जहां की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। लेकिन क्योंकि जरीना आगे चल रही थी, इसलिए उस कड़ी सुरक्षा ने भी उसे रोका नहीं। कुछ देर तक और चलने के बाद वो अचानक एक बड़े दरवाजे के सामने रुक गई और उसने पलटकर छोटू से कहा, हम लोग पहुंच गए। दैव्य वीणा यहीं रखी है। तो कैसे हासिल करेगा छोटू आसमानी हिस्से के सबसे बेशकीमती अनहद खजाने को? और क्या होगा जब वो जाएगा ध्रुव शौर्य और निंजा के पास? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।